जून 2026 कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर एक शख्स हाथ में एक लिफाफा और उस लिफाफे में थे 58 विधायकों के सिग्नेचर्स। वह शख्स है ऋतव्रत बैनर्जी और वो लिफाफा है तृणमूल कांग्रेस की 28 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इंटरनल रिबेलियन का डॉक्यूमेंट। क्या ये सिर्फ एक बगावत थी या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत, या फिर ये वही मोमेंट था जो ममता बनर्जी के दशकों पुराने राजनीतिक साम्राज्य को हिला सकता था? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। 1988 के कोलकाता में एक मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, ऋतव्रत बैनर्जी। उस शहर में उस दौर में पॉलिटिक्स सिर्फ एक करियर नहीं थी, वह एक रिलीजन था, वामपंथ का रिलीजन। और ऋतव्रत ने उसी रिलीजन में दीक्षा ली। कॉलेज की पहली सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वे एसएफआई में थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, सीपीएम का स्टूडेंट विंग। उस जमाने में बंगाल की यूनिवर्सिटीज में एसएफआई पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए था। ऋतव्रत सिर्फ एक चेहरा नहीं थे, वे ऑर्गेनाइजर थे, वक्ता थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे। साल 2008 में वे एसएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन गए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जरूर था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। 2014 में सीपीएम ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य के करीबी माने जाने वाले ऋतव्रत अब दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में थे। जब ऋतव्रत को लगा कि पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से सेट हो चुका है, तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना शायद उन्होंने कभी भी नहीं की होगी। 2017 में सीपीएम ने ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आरोप था पार्टी के सीक्रेट्स मीडिया को लीक करने का, एक ऐसी लाइफस्टाइल का डिस्प्ले जो एक लेफ्ट लीडर को शोभा नहीं देती थी। उनके सपोर्टर्स ने कहा कि ये साजिश है, जबकि क्रिटिक्स ने कहा ये उनके खुद के एक्शंस की सजा है। इंडिपेंडेंट एमपी की तौर पर उन्होंने अपना बचा हुआ राज्यसभा टर्म पूरा किया। ये वही बिंदु था उनके जीवन में जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। 2018 बंगाल के पॉलिटिक्स में एक तगड़ी लहर थी तृणमूल कांग्रेस की। ममता बनर्जी बंगाल की अनडिस्प्यूटेड क्वीन थी और इसी वक्त ऋतव्रत बैनर्जी ने ज्वाइन की टीएमसी। एक सीपीएम लीडर का टीएमसी में आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऋतव्रत सिर्फ एक नेता नहीं थे। टीएमसी ने उन्हें आईएनटीटीयूसी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, यानी कि पार्टी के ट्रेड यूनियन विंग की पूरी कमांड अब उनके हाथों में थी। ये एक स्ट्रैटेजिक अपॉइंटमेंट था। इससे उनकी पहुंच वर्कर्स तक, पार्टी के ग्रास रूट स्ट्रक्चर तक हो गई। फिर आया दिसंबर 2024। आर्चीकर कंट्रोवर्सी के बाद जब जवाहर सरकार ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, टीएमसी ने ऋतव्रत को एक बार फिर राज्यसभा भेजा। इस बात से ये क्लियरली प्रूव होता है कि टीएमसी उन पर कितना भरोसा किया करती थी, लेकिन ये भरोसा बाद में जाकर इतनी बुरी तरह से टूटेगा, टीएमसी को इसका कहाँ पता था। अब आया 2026 पश्चिम बंगाल असेंबली इलेक्शंस। हालांकि किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि बीजेपी को इतनी भारी बहुमत मिलेगी, मगर हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था। ममता बनर्जी की पार्टी हार गई, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। 15 साल की सत्ता का अंत हुआ, मगर पहली बार असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे ऋतव्रत अपनी सीट जीत गए। टीएमसी का हारना एक अर्थक्वेक था, और अर्थक्वेक के बाद आती है दरारें। मई 2026 नई विधानसभा का पहला सेशन शुरू होने वाला था। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद तय करना था। ममता कैंप ने शोभन देव चट्टोपाध्याय का नाम आगे रखा, लेकिन यहीं पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने एक एक्सप्लोसिव एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा स्पीकर को जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं उन पर उनके दस्तखत जाली हैं। 6 मई 2026 को पार्टी मीटिंग में कोई फॉर्मल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। उस मीटिंग का अटेंडेंस रजिस्टर उठाया गया और उसे एक फ्रॉडुलेंट रेजोल्यूशन में बदल दिया गया। असेंबली सेक्रेटरीट ने भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसियां पाई। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और फिर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने न सिर्फ दोनों के नाम लिए बल्कि उनकी तारीफ भी की। चीफ मिनिस्टर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने टीएमसी के जले पर सिंपली नमक रगड़ दिया। पार्टी ने तुरंत ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा को एंटी पार्टी एक्टिविटीज के आरोप में एक्सपेल कर दिया, लेकिन इस एक्सपल्शन ने आग बुझाई नहीं, आग भड़का दी, क्योंकि इस कहानी का एक और मोड़
फाइनली आना बाकी था। एक्सपल्शन के बाद ऋतव्रत ने चुप रहने की जगह मोर्चा खोल दिया। एक होटल में टीएमसी के एमएलएस की गुप्त मीटिंग बुलाई गई। पहले खबर आई 30 विधायक उनके साथ हैं, फिर 50 और आखिरकार 58 और 3 जून की सुबह पश्चिम बंगाल विधानसभा। ऋतव्रत के साथ थे अरूप राय, शूली शाह, अर्कू जमन, सबीना यास्मिन और दर्जनों टीएमसी के एमएलए। स्पीकर रविंद्रनाथ बोस के सामने 58 सिग्नेचर्स वाला लेटर रखा गया। दावा था, हम हैं असली तृणमूल कांग्रेस, हम 2/3 की मेजोरिटी में हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतव्रत बैनर्जी होंगे, और स्पीकर ने उनका दावा स्वीकार कर लिया। तृणमूल कांग्रेस की 28 साल की हिस्ट्री में पहली बार पार्टी फॉर्मली स्प्लिट हो गई। दूसरी तरफ ममता कैंप ने भी जवाबी कार्रवाई की। टीएमसी की सभी स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटीज भंग कर दी गयी और अब आया एक और नाटकीय ट्विस्ट। ऋतव्रत ने ममता बनर्जी को पब्लिक अपील की कि वे इस नए लेजिस्लेटिव ग्रुप की चीफ एडवाइजर बने। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। क्या ऋतव्रत ममता को हटाना नहीं चाहते, या फिर क्या ये कोई कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था? ये दोनों सवाल सही हैं, मगर काफी ज्यादा अजीब हैं। दोनों साइड्स के क्लेम्स को समझना बेहद जरूरी है। ऋतव्रत के सपोर्टर्स का कहना है कि ये कोई विद्रोह नहीं है, जवाबदेही की मांग है। जाली दस्तखत, एक तरफा फैसले, अभिषेक बैनर्जी का बढ़ता नियंत्रण, इन सब के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी थी। क्रिटिक्स और टीएमसी का कहना है कि ऋतव्रत पहले भी सीपीएम से इसी तरह निकाले गए थे। यही उनका पैटर्न है, पार्टी में रहो, इन्फ्लुएंस बिल्ड करो, फिर रिवॉल्ट करो। और इस बार बीजेपी ने पर्दे के पीछे से इस पूरे ऑपरेशन को हवा दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद ऋतव्रत का नाम लेकर उसकी तारीफ की। तो क्या ये कोई महज कोइंसिडेंस था? लेकिन एक बात साफ है, इस रेबेलियन के कई किरदार हैं, कई इंटरेस्ट्स हैं और कई स्टोरीज एक साथ चल रही हैं। हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि ऐसा पहले भी हुआ है। शिवसेना का एकनाथ शिंदे वाला स्प्लिट, जनता दल का टूटना, कांग्रेस की तमाम दरारें। बड़े दल अक्सर बाहरी दुश्मन से नहीं, अंदर से टूटते हैं। और यहीं पर अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो टीएमसी को मिली थी 80 सीटें। 2/3 स्प्लिट के लिए चाहिए 54 एमएलए। ऋतव्रत के पास है 58 एमएलए। ये नंबर सिर्फ एक क्लेम नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है। और वहीं ममता बनर्जी की ताकत, वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल फाइटर हैं। उन्होंने सीपीएम के 30 साल पुराने किले को तोड़ा था। वे टूटती नहीं हैं, लेकिन हर नेता की एक लिमिट होती है। और ये रेबेलियन उन्हें एक ऐसे क्रॉसरोड्स पर ले आई है जहां उन्हें सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि अपने घर से भी लड़ना है। तो सवाल, क्या ये सिर्फ ऋतव्रत बनर्जी की कहानी है? जवाब है नहीं। ये टीएमसी के भीतर 2 फोर्सेस की लड़ाई है। एक तरफ है पुरानी गार्ड, जो नेता ममता के साथ दशकों से हैं, जिन्होंने पार्टी को जमीन से खड़ा किया। दूसरी तरफ है एक नई पीढ़ी जो महसूस करती है कि पार्टी एक परिवार की जागीर बनती जा रही है। अभिषेक बैनर्जी का उदय पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप को खा रहा है और ऐसे में ऋतव्रत इस बेचैनी की आवाज बन गए हैं, या शायद उनकी इस बेचैनी का किसी दूसरी पार्टी ने स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल किया है। दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ सच हो सकती हैं और यही इस कहानी की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। जब ट्रस्ट टूटता है, जब एम्बिशंस टकराते हैं, जब एक नेता की इमेज इतनी बड़ी हो जाती है कि पार्टी उनके शैडो में सिमट जाती है, तब जो होता है आज टीएमसी के साथ वही हो रहा है। तो वापस से, क्या ऋतव्रत बैनर्जी वास्तव में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, या फिर ये संघर्ष किसी और गहरी राजनीतिक कहानी का केवल पहला अध्याय है? बीजेपी का इसमें क्या रोल है? जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस पूरे विषय में आपकी सोच क्या है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।